हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस वक्त मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्णिया के जिला ऑफिस में हूँ और आज जो है 7 दलों की एक बेहद ही महत्वपूर्ण और विराट रैली जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में हुई, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक था। इस वक्त हमारे साथ राज्य के कुछ सीपीआई के नेता हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज का जो रैली हुआ उनसे क्या कुछ बदलाव नज़र आया, किस तरह का रिस्पांस है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ रहा आज का, थोड़ा विस्तार से बताने। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 7 दलों के द्वारा, जो 7 दलों का महागठबंधन है, उसके द्वारा आज विराट रैली का आयोजन था। आम चुनाव 1952 ईस्वी में शुरू हुआ। उसके बाद कई सरकारें बनी और सरकार की नीतियों के खिलाफ कई बड़ी बड़ी रैलियां देश के अंदर में हुई। लेकिन आज की ये पूर्णिया के रंगभूमि मैदान की रैली उन सभी रैलियों से अलग था। ये रैली संघीय ढांचा बचाने, देश का संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा, गंगा जमुनी इंद्रधनुषी शतदल बहुरंगी साझी संस्कृति बचाने की रैली थी। ये देश रहेगा कि नहीं, देश की एकता अखंडता रहेगी कि नहीं, ये रैली उसके लिए था। रैली काफी शानदार और काफी कामयाब रहा। हम कहना चाहते हैं कि जो लोकतंत्र है हमारा, वह भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की कोख से मिला है। इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र के 4 अस्थाई स्तंभ हैं, 4 पाया है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया। न्यायपालिका के बारे में हम आपको कहना चाहते, सुप्रीम कोर्ट के माननीय 4 न्यायाधीश ने जनता के बीच आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि मेरी जमीर ने इजाजत नहीं दिया, मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि हम जाकर के आपको सब कुछ बता दें। इसलिए लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है। हम आपके बीच आकर बताना चाहते हैं कि हम आपके संविधान की रक्षा करने में, कानून की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। आप इसको संभालिए। इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुस्तान के जो जनगण को इस पर आक्रोशित होना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, वो नहीं हुआ। चूंकि हाल के दिनों में आरएसएस ने आम जनता के बीच में हिंदुत्व और मुसलमानों का जो बूस्टर डोज दिया है, ये जनता के बीच में जाकर के संवाद स्थापित करके इसको तोड़ने की आवश्यकता है। उसको तोड़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा था 2014 ईस्वी में कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम विदेशों से काला धन लाएंगे, हर किसी के खजाने में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की स्थिति बेहतर करेंगे। ये सब कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। ये इनके जेब में चुनाव आयोग है। ये चुनाव आयोग को जेब में लेके चलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी के खनकते हुए सिक्कों पर ये जिनकी खातिरदारी करते हैं, उनके पैसे लेकर के ये चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये अफसर को के बीच में धर्मांधता डाल करके चुनाव को प्रभावित करते हैं। और इसके बावजूद भी जब लोग जीत जाता है इनके खिलाफ, तो एमपी एमएलए का खरीद फरोख्त करते हैं। ये विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आज के रैली में ये भी रही
कि जो है लालू यादव जी भी जो है लाइव जुड़े और उन्होंने जो है जिक्र में कई बार जो है लेफ्ट को लेकर के जो है जिक्र किया कि हम लोग जो है लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में जो है सदैव चलते रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आज जो उनकी जो अंतिम दिनों में भी जो है वो कहीं ना कहीं आज भी सांप्रदायिक ताकत जो आरएसएस को मानते हैं, उन्होंने कहा कि जो है कि बीजेपी पार्टी ही नहीं है, आरएसएस जो है। तो क्या देखिए, मैं इसको ऐसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी, जिसको मैंने आज भाषण में भी कहा था कि पहले फिल्मी हीरोइन, फिल्मी हीरो और खिलाड़ी ये सब विज्ञापन में आते थे। अब ये खिलाड़ी है कि मदारी है ये पता नहीं चलता। इन्होंने जियो को लॉन्च किया और कहा डाटा सस्ता हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ये जियो को लॉन्च कर रहे थे, नीता अंबानी का हाथ प्रधानमंत्री के हाथ में था। इनको उनका हाथ अच्छा लगता है लगे, लेकिन दूसरी तरफ इस देश की थैली सा पूंजीपति, इस देश के मुकेश अंबानी का हाथ प्रधानमंत्री के कंधे पर था। मोदी बहुत प्रतिष्ठित हो कि ना हो, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी है, बड़ी प्रतिष्ठा है। इन्होंने कुर्सी को कलंकित करने का काम किया है। और जब कहा डाटा सस्ता है, तो माननीय लालू जी ने कहा था डाटा सस्ता से का होई, आटा सस्ता करवो तब न जानी। कहने का मतलब ये वर्गीय चरित्र को दिखाता है। कम्युनिस्ट पार्टी भी जात पात पे विश्वास नहीं रखता, गरीब अमीर पर विश्वास करता है। और ये डाटा और आटा की बात ये करता है कि लालू यादव की भी गरीब जनता के साथ में है। इसलिए आज की रैली में लालू यादव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया। ये दोनों गरीब जनता की रहनुमाई करने वाला है। ये बिरला टाटा के खिलाफ है और किसी भी धार्मिक तत्वों के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने नाम लिया। ये जो गठबंधन है ये प्राकृतिक गठबंधन है, ये नेचुरल गठबंधन है, 7 दलों का गठबंधन है। ये सतदल है, 7 दलों का सतदल है। प्रकाश के 7 रंग होते हैं और संगीत में भी 7 सुर हैं। ये 7 सुरों का गठबंधन है और इतना मजबूत गठबंधन है। ये चट्टानी एकता के साथ खड़ा है और ये गठबंधन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ठीक ढंग से काम करेगा और एक भी सीट बिहार से नहीं जीतने देगा बीजेपी को। और हम आपको बता चलते हैं कि बिहार से जो ये तूफान निकलने वाला है, बिहार की रास्ता ही देश का रास्ता होगा और 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगा और उसकी जगह पर एक वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष लोगों की सरकार बनेगी। ये तय है। जो आज ये पूर्णिया के रंगभूमि मैदान की रैली का संदेश है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, इसी पूर्णिया की रंगभूमि मैदान में अमित शाह जी आए थे जी। और उन्होंने हनुमानी गदा को लहराने का काम किया था। एक गदा से इस सीमांचल के इलाके में वह संदेश देना चाहते थे, हिंदू मुसलमानों की बीच की एकता को तोड़ना चाहते थे। ये सीमांचल का इलाका, सीमांचल का जर्रा जर्रा है जमीर का, कन कन कृष्ण कन्हैया का, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो, गिरजा भारत मैया का, शंखनाद वो अजा से होता, सबका यहाँ सवेरा है, राम रहीमा कृष्ण करीमा, ईश्वर अल्लाह मेरा है। जिस सीमांचल के लोग तो संदेश देते हैं कि जर्रा को चट्टान बना दे या अल्लाह, बहसी को इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं, ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कितनों भी नफरत का बीज बोए, उनके नफरत का बीज नहीं चलेगा। ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। इन बीजेपी के खानदान में एक भी देशभक्त नहीं है। अंग्रेजों से 1000 बार पैर पकड़कर माफी मांगने वाले कायर सावरकर की औलाद ये बीजेपी, ये आरएसएस,
इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति को तोड़ नहीं सकता। उनके दिल लद गए हैं। झांसे में लाकर कर जो लोगों को वोट लिया था, जनता समझ चुकी है। इस संवाद को लेकर के जा रहे हैं और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2024 के चुनाव में नहीं आएगा। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और लाल झंडे का संकल्प है, महागठबंधन का संकल्प है। कॉमरेड, आप जब जो है महागठबंधन कुछ नई चाल चलती है तो उसी वक्त जो है अमित शाह भी जो है कुछ करने के लिए जो है आ जाते हैं बिहार। तो आज भी जो है वो 2-3 रैली को जो है आम सभा को जो है वो संबोधित कर रहे हैं पटना में। तो उसको आप कैसे देखते हैं? इसको समझते हैं, पहले जितना चैनल और मीडिया है ना जी, वो सबको खरीद चुके हैं वो, लेकिन कुछ कुछ चैनल और मीडिया का जमीर बचा हुआ है अब भी इस देश में। वो चाहते हैं बिहार में आ जाएं, क्योंकि आज की जो ये रैली है इतनी विराट, इतनी भयंकर रैली थी कि सब जगह मीडिया में ये छाया रहा था, तो उसी को ये कम करने के लिए आए। और दूसरी तरफ देखिए कि जहां महागठबंधन की रैली होती है वही अमित जी आ जाते हैं। ये उनके बौखलाहट, खोखली मानसिकता का देन है कि वो समझ रहे हैं कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो मंच से जो है मिशन 2024 की शुरुआत हुई जी। तो और कहा भी ये भी गया कि जो है कहीं ना कहीं 2024 की बात कर रहे हैं तो मोदी जी कहते हैं कि हम अकेले जो है भारी पड़ते हैं और आप लोग 7 दल हैं। तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि इस पर तो मोदी जी और उनके दल के ही लोग बोलते हैं। मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री। ये देश कमजोर कब था भाई? और मजबूत आदमी से क्या मतलब होता है? या ऐसा कोई आदमी जो जाके कहीं जिम करता हो, बॉडी बनाता हो? नहीं, इससे मजबूत नहीं होता। मजबूत प्रधानमंत्री का अर्थ ये होता है वह दिमाग से स्वस्थ हो। माननीय मोदी जी इस देश को कमजोर कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क में कचरा भरा हुआ है, उनके मस्तिष्क में आंख भांग धतूर भरा हुआ है। कोई स्वस्थ दिमाग का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश को लेकर के आगे चलेगा। महागठबंधन के अंदर में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की कमी नहीं है, बहुत स्वस्थ दिमाग के लोग हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करिए। और आज तो इसी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी थे, जो विकास के रास्ते पर बिहार को लेके गए। स्वस्थ मस्तिष्क के लोग हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। कई लोगों ने कहा, इस पर हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की कमी नहीं है और हमारे पास है, इसकी चिंता मत करिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की कोई कमी नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हम अगर कहें जहां पर आपकी रैली हुई पूर्णिया में, तो पूर्णिया का उम्मीदवार क्या फिर से संतोष कुशवाहा जी होंगे? देखिए, ये कौन उम्मीदवार होगा ये विषय नहीं है, ये महागठबंधन है और संतोष कुशवाहा जी जदयू से एमपी है और ये उनके दल में जाता है कि यहां से उम्मीदवार किसको बनाएंगे। ये नीतीश जी और ललन जी का विषय है, ये हम कम्युनिस्ट पार्टी का विषय नहीं है। लेकिन जो कोई उम्मीदवार होगा, चाहे संतोष जी हो कि कोई और हो, हम लोग सीपीआई के लोग 40 सीट पर बिहार में तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 40 सीट को अपना सीट मांगते हैं। जहां से हमारे उम्मीदवार होंगे हम लोग अपना उम्मीदवार देंगे, जीतेंगे। और जहां से महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, सीपीआई उसको अपना उम्मीदवार बनाएगा, अपना उम्मीदवार समझेगा और पूरी ताकत झोंकेगा। एक मेरा अंतिम सवाल है कि इस वक्त जो है लगातार जो हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर मंचों से, चाहे राहुल गांधी जी हो या फिर आज की आपकी रैली में, मीडिया पे जो है आप लोग कटाक्ष बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जबकि मीडिया जो है कहीं ना कहीं आपको तो जगह तो दे रही है। देखिए,
आपको हम बताएं कि कई चैनल के मालिक खुद मुकेश अंबानी है। मीडिया का कारपोरेटीकरण हो गया है। एक एनडीटीवी था और वो जनता की आवाज बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने एनडीटीवी को भी खरीद लिया। तो रवीश जी ने एक अपना चैनल बना लिया। आम लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर को ये रोक रहे हैं। कई पत्रकार दाभोलकर, गौरी लंकेश, कुलवर्गी, उसकी हत्या हुई। अभी एक नेहा सिंह राठौर जो लोकगीत गा करके सरकार से सवाल पूछती है, उत्तर प्रदेश के मामले में उन्होंने सरकार से सवाल पूछा तो उनको नोटिस थमा दिया गया है। ये सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक नंबर का दुश्मन है, ये संविधान का दुश्मन है। ये इसलिए इसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब भी कई चैनल हैं, कुछ लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, वहां से हम लोगों की बातें आती है। ऐसे पत्रकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रगुजार हैं, क्योंकि देश के प्रति उनकी भी जिम्मेवारी है और जिम्मेवार रहे। एक महत्वपूर्ण सवाल, एक सवाल मैं और कह दूं। ये सवाल ये सीमांचल से जुड़ा हुआ है। देखिए, सीमांचल में ओबीसी साहब आकर के अपनी जमीन बनाना चाहते हैं। हम आपको बताएं कि जितना इस देश को आरएसएस से खतरा है, उतना ही इस देश को ओबीसी से खतरा है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओबीसी जो भाषण देते हैं वह आरएसएस की राजनीति को मजबूत करते हैं, और आरएसएस जो भाषण देता है उससे ओबीसी की राजनीति मजबूत होता है। इसलिए हमने आज के पूर्णिया की रंगभूमि से रैली से कहा भी कि हमारे मुसलमान भाई एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभाते रहें, ये निभाते रहेंगे और ओबीसी की राजनीति को नस्त नाबूद करेंगे। वह एक नंबर के आरएसएस का सहोदर भाई है। एक मेरा जो अंतिम सवाल था, आज जो हमने कई जगह ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे देखा, एक बहुत कहा जाए कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का जो है आज पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने वाला था 25 को, उसे जो है कहा जा रहा है कि रैली को लेकर के जो है उसे रद्द कर दिया गया, उस परीक्षा को जो है आगे बढ़ाया गया। क्या इस तरह की जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया है? देखिए, इसकी जानकारी हमको नहीं है, समझे ना। अगर ये कैंसिल हुआ है तो परीक्षाएं फिर समय पर हो जाएंगी, और किसी अपरिहार्य कारणों से पिछले इतिहास को भी देखें तो परीक्षाएं रद्द होती रही हैं, ये फिर हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।